अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने कभी नोटिस किया कि जो माउंटेन्स होती हैं वो प्लेन क्यों नहीं होती? वो इतनी रफ़ क्यों होती हैं? हार्ड होती हैं, रफ़ होती हैं, रग्ड होती हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। इस वेदरिंग को, ये वेदर नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। वेदरिंग एंड इरोजन ये दो प्रोसेस है। नॉर्मली ये एक प्रोसेस जब होता है तो दूसरा इसके साथ अल्टीमेटली अटैच होता है। वेदरिंग क्या है? बेसिकली वेदरिंग है, इट्स अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू अ स्मॉल पीसेस। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर किसी भी माउंटेनियस एरिया में आप जाएं तो आपको वहाँ पर जो रॉक्स, छोटी छोटी रॉक्स जो है वो टूटी हुई मिलेंगी। ये जो रॉक्स टूटती हैं उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। अब वेदरिंग क्यों होती है, क्या रीज़न है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वेदरिंग की टाइप्स। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वन इज मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग में जो चीज़ें आती हैं उसमें जो हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, जैसे दुनिया के कुछ एरियाज ऐसे हैं, उनमें से एक टर्की भी है, जहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डे टाइम पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड 40 डिग्री होता है और रात को टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रॉक्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होती हैं। जब हीट होती है तो एक्सपैंड होती हैं डे टाइम पे, सेम डे रात को जो है वो सर्दी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बेसिकली रॉक को तोड़ देती है। एक और चीज़ है, अगर आप देखें वो एरियाज जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज हैं या जहाँ पे स्नो गिरती है, तो क्योंकि जो माउंटेन्स की फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं या क्रैक्स होते हैं, तो वो जो स्नो होती है ना वो उन क्रैक्स के अंदर फिलअप हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब समर आता है तो समर में वो स्नो मेल्ट होके तो पानी बन के निकलती है। उससे क्या होगा कि वो जो क्रैक्स हैं वो जब स्नो निकलेगी पानी बन के तो वो अपने साथ छोटे छोटे जो इसके रॉक्स के जर्रे हैं वो उनको भी लेके निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर साल वो क्रैक जो है वो बड़ा होता जाता है और एक टाइम आता है वो रॉक को तोड़ देता है। तो इस तरह से ये एक मैकेनिकल वेदरिंग इस तरह से होती है। इसके अलावा ये भी एक और टाइप भी इसके अंदर आ जाती है, जैसे वो रॉक्स जो कोस्टल एरियाज के करीब होती हैं, वहाँ पर जो है सी की जो वेव्स हैं वो बहुत ज़ोर से उन्हें जाके टच करती हैं और वो एक हाइड्रोलिक एक्शन होता है, वो एक प्रेशर क्रिएट होता है रॉक और पानी के दरमियान विद द एयर प्रेशर, तो उससे भी रॉक्स टूटती हैं। ये भी इट्स समथिंग लाइक मैकेनिकल वेदरिंग। इसके अलावा केमिकल वेदरिंग है। अच्छा, केमिकल वेदरिंग कैसे होती है? केमिकल वेदरिंग को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है। आप इर्द गिर्द देखें अपने, आप मतलब हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है ना ये बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल जो चीजें हैं वो तीन है। पहली है गैसेस, दूसरा होता है वाटर वेपर, मतलब जिसे हम उर्दू में नमी कहते हैं, पानी का होना, और तीसरी चीज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, जब हम गैसेस को देखते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दो गैसेस ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा, मतलब इन दो गैसेस को इकट्ठा करें तो 99% हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। उसमें है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। टुगेदर दे फॉर्म 99% ऑफ एटमॉस्फेयर। द रिमेनिंग 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ओजोन। ये सारी गैसेस बाकी जो है वो मिलके 1% बनाती है। तो इस तरह से 100% हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। अच्छा, अब मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस भी हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर भी है। अच्छा, ये दोनों चीजें जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के मिनरल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं। तो वो जब पानी और गैसेस ये मिलके रॉक्स के मिनरल्स के साथ जब केमिकल रिएक्शन करती हैं तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं। ये एक एग्जांपल है केमिकल वेदरिंग की। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी जगह पे रॉक्स हैं या माउंटेन है और वहां पर वाटर है जो कि स्टेगनेट है, बिल्कुल खड़ा है उसके पास, और मतलब कोई पौंड सा बन गया या कोई गहरी जगह थी वहां पे पानी खड़ा हो गया बारिश का,
या वैसे पानी है, तो वो बहुत लंबे अरसे तक भी जब वो पानी वहां पर खड़ा रहेगा तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं, और वो गैसेस भी क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं तो वो उनके साथ मिलके तो रॉक्स को तोड़ देता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द केमिकल वेदरिंग। अच्छा, थर्ड टाइप जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है ये बेसिकली लिविंग थिंग्स की वजह से होती है। अब वो हम दो तरह की वो जो है वो लिविंग थिंग्स लेते हैं। उनमें एक है आपकी जो आपके हैं ट्रीज, और सेकेंडली एनिमल्स और इंसेक्ट। ट्रीज ऐसे हैं जैसे माउंटेन्स के ऊपर आपने ट्रीज देखे हो, तो उन ट्रीज की रूट्स तो कहीं होती है ना, तो वो जब रूट्स उनकी नीचे उसके माउंटेन्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, मूव करती हैं, तो वो भी रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती हैं। उससे जो वेदरिंग होती है उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। इसके अलावा बरो एनिमल्स, वो इंसेक्ट जो खोदते हैं, जैसे आपका ये जो रैबिट होता है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, तो वो खोद के तो उसके अंदर घर बनाते हैं या उसके अंदर जाते हैं, वो बेसिकली हमारे जो है उसको हम उनको वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर आएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इरोजन के ऊपर। अब कोई चीज टूट गई, मतलब हमने वेदरिंग हो गई, वेदरिंग के बाद अगला प्रोसेस होता है इरोजन। वो जो छोटे छोटे पीसेस टूट गए वो वहां पड़े नहीं रहेंगे, होगा क्या, बहुत तेज हवा चलेगी और वो उनको उड़ा कर ले जाएगी। ये जो हवा जो है रॉक्स के पीसेस को, द विंड दैट मूव द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड इरोजन। या हम इसके लिए एक और डेफिनेशन यूज करते हैं, जो हम उसे कहते हैं नेचुरल फोर्सेस, दोज मूव दैट मूव द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। अब नेचुरल फोर्सेस में विंड भी है, नेचुरल फोर्सेस में वाटर भी आ जाता है, मीन के रेनफॉल, और इसके अलावा जो स्नो है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। स्नो से इरोजन भी होती है। अब डिफरेंट टाइप्स की आगे फिर इरोजन आती है, जिसमें हमारी एक कोस्टल इरोजन है, कोस्टल एरियाज के अंदर। अब कोस्टल इरोजन ऐसे होती है कि वो रॉक्स जो कोस्टल एरियाज के अंदर हैं, तो जो सी का पानी, आप इसको ऐसे समझे कि ये रॉक है, यहाँ पर सी का पानी है, तो वो इसको इस जगह पर मुसलसल हिट करेगा। जब वो इसको हिट करेगा तो वो इसको यहाँ नीचे से तोड़ना शुरू करेगा, कि कोई भी चीज की जब हम बेस खत्म कर देते हैं, बेस को तोड़ देते हैं, तो वो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। तो कोस्टल एरियाज के अंदर इरोजन इस तरह से होती है, और ऐसे जब वो टूटते हैं तो उससे फिर डिफरेंट जो है वो लैंड फॉर्म बनते हैं। स्ट्रीम इरोजन भी होती है। स्ट्रीम इरोजन इज लाइक अ रिवर इरोजन। अब स्ट्रीम इरोजन इस तरह से होती है कि कोई भी रिवर जो है वो स्टार्ट होता है तो वो माउंटेन से स्टार्ट होते हैं, पहले वो वी शेप वैली बनाते हैं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो जब वो वी शेप वैली बनाते हैं, मुसलसल पानी जो है जब वो बार बार ऊपर से नीचे आता है तो वो अपने साथ रॉक्स को लेकर आता है, तो और आगे जाकर फिर उसका चैनल जो है वो बड़ा हो जाता है। अब वो जो रॉक्स उस पानी के साथ ऊपर से नीचे आ रही हैं, वो आगे जाके रिवर के जो है वो जब वो चैनल वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें शामिल हो जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं, पानी की स्पीड की वजह से, प्रेशर की वजह से आपस में टकराती हैं, टूटती हैं। और सम टाइम ये होता है कि आपने वो बहुत ही सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, आपने बहुत ही जो है वो आप कह लें कि गोल सी शक्ल के रॉक्स देखी होंगी, वो बेसिकली इसी तरह से होती हैं। इसलिए इसी तरह जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, को फ्लड आता है, तो बड़े बड़े जो बोल्डर्स या बड़े बड़े जो पीसीज हैं रॉक्स के, वो भी उसके साथ मूव करते हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इरोजन। अच्छा, फिर विंड इरोजन है। विंड इरोजन में जैसे डेजर्ट्स के अंदर जो है वो विंड जब बहुत तेज हवा चलती है तो सैंड ड्यून्स बनते हैं और ख़त्म होते हैं। एक जगह से, मतलब एक साइड से हवा चलना शुरू हुई तो सैंड ड्यून्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, वहां से उड़ के अगली जगह पे चले गए। अब इससे क्या होता है, इसका जो लॉसेस अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि वो जो सारी सैंड है सम टाइम वो उड़ के कभी फिजा में ऐसे इकट्ठी हो जाती है, कभी उड़ के किसी करीबी जो एरिया है अर्बन एरिया वहां पर गिरेगी, पानी जब बारिश आएगी तो उसके साथ नीचे आएगी, या वैसे इस तरह से हो सकती है। तो इसको अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, ये तो बेसिकली वेदरिंग एंड इरोजन तो होगी। एज अ ह्यूमन अब हमारा इसमें क्या पार्ट हो सकता है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं ना, ये है तो नुकसानदेह। वेदरिंग एंड इरोजन जो है, इरोजन बेसिकली, वेदरिंग को आप स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन इरोजन को आप रोका जा सकता है। इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, ये देखें कि आप अगर किसी को कोई एरिया बहुत फर्टाइल है,
आप क्या करते हैं कि वहां पर अगर कोई ग्रीनरी है या ट्रीज लगे हुए आप काट देते हैं उसे, तो क्या होगा कि सबसे पहले उस एरिया के अंदर से वहां की जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, वो जो एवेपोरेट हो जाएगा पानी जितना जमीन के अंदर है, और उसके बाद से फिर वो जब वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगी टुवर्ड्स द आप कह लें इरोजन, मतलब हवा उसे इजीली फिर उड़ा के ले जाएगी, वो जो सॉइल का फर्टाइल कवर होगा ऊपर वाला, और वो एरिया डेजर्ट बन जाएगा। अच्छा, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है, जब ट्रीज को काटा जाता है या ग्रीनरी को खत्म किया जाता है, या किसी एक एरिया में एग्रीकल्चर हो रही होती है उसको खत्म कर दिया जाता है, बिल्कुल उसे ओपनली छोड़ दिया जाता है, तो जो जितनी ये ग्रीनरी होती है, ट्रीज होते हैं, फील्ड्स होती हैं, इनकी वजह से आपकी जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, पानी होता है। तो जब आप इन्हें खत्म करते हैं तो सबसे पहले सूरज की गर्मी की वजह से वो वाटर इवेपोरेट होता है, वो नमी खत्म होती है। फिर उसके बाद जब तेज हवा चलती है, बहुत तेज बारिश आती है, तो वो उसके ऊपर वाला सॉइल का, ऊपर वाला आपकी जो मट्टी का जो जरखेज या फर्टाइल कवर होता है उसको वो इरोड कर देता है। तो आपको चाहिए कि जहां अगर हम इरोजन को स्टॉप करना चाहें तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि ट्री प्लांट किए जाए, प्लांटेशन की जाए मैक्सिमम, ठीक है। तो उससे क्या है कि हम इसे समहाउ रोक सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं जैसे आपको बताऊं कि कुछ डेजर्ट्स हैं जो कि दुनिया के अंदर, जो दुनिया का जो सबसे आप कह लें ग्रीन डेजर्ट है ना, वो पाकिस्तान में, वो थर है, कराची सिंध में है, थर पारकर पूरा डिस्ट्रिक्ट है। अब थर जो है वो इसका काफ़ी सारा हिस्सा पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में है, कुछ इंडिया के जो है वो राजस्थान के अंदर भी थर है। अब थर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। अच्छा, एक इसके हवाले से दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं थर के हवाले से। एक तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पर मतलब ग्रीनरी मौजूद है। सेकेंडली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। दुनिया में कोई भी डेजर्ट है उसमें इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी थर के अंदर है, ठीक है। फिर ये मिनरल्स के हवाले से बहुत रिच है। पाकिस्तान का जो मैक्सिमम कोयला है ना, कोल है, वो थर में 185 बिलियन टन जो कोल है वो थर के अंदर है, थर डेजर्ट के अंदर। तो ये जो डेजर्ट्स हैं, इन डेजर्ट एरिया के अंदर या डेजर्टिफिकेशन अगर हो जाए या उसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है। कुछ एरियाज है जहां पे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर तरह का ट्री हर तरह के इन्वायरमेंट में या हर तरह की लैंड में लगा दें। अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ये जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं या सैंडी एरियाज हैं, वहां पर ऑलिव ट्री लगाए जाएं, वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। लेमन ट्रीज लगाए जाएं, वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसी तरह से एक्लिप्टस भी है। तो ऐसी जब हम प्लांटेशन करेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा एक कॉन्सेप्ट है वेदरिंग एंड इरोजन का, और ये हमारी एक नेचर का हिस्सा है। तो नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ करके आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि आप अपनी अर्थ को, सॉइल को बचा सकें फॉर योर फ्यूचर और अपने लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।